There are players who use second-hand panels because they don't know this is second-hand. वेलकम हिमांशु धाकड़ जी। हिमांशु जी एक एंटरप्रेन्योर हैं सोलर सेक्टर में, इंदौर रीजन में मध्य प्रदेश के बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेट अस गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस सो दैट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया कैन लर्न फ्रॉम हिमांशु जी कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट इज ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जॉब इन सोलर सेक्टर? हाउ डज ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हेल्प्स द सोलर इंडस्ट्री? Entire industry is based on a EPC player. No company can on its own plan a solar rooftop or solar park. So what it does is it goes to EPC. मतलब वो बेसिकली क्या करती है सर कि वो EPC प्लेयर को अप्रोच करती है। EPC प्लेयर इज बेसिकली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइट। जैसे आपको एक घर बनाते हैं वैसे ही सोलर इंडस्ट्री, उसके अंदर आपको सोलर पैनल लेने होंगे, इन्वर्टर लेने होंगे, वायरिंग करनी होगी और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल करके फाइनली सिस्टम चालू करके कनेक्टिविटी देके चालू करनी। तो इट इज एज गुड एज मेकिंग अ हाउस। तो व्हेन यू मेक अ हाउस, आज एक आर्किटेक्ट भी लगेगा। ईपीसी प्लेयर क्या करता है? ईपीसी प्लेयर सबको इंटीग्रेट कर लेता है और एक सिंगल एंड सोल्यूशन है कि मैं एक आदमी हूँ, मैं आपका सारा काम करके दूंगा। सपोज आप कोई कस्टमर है, यू वांट टू इंस्टॉल अ सोलर पावर प्लांट ऑफ से 50 किलोवाट। आप क्या करोगे? आप तो जाओगे नहीं कि मैं पैनल ले लूं, इन्वर्टर ले लूं। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करूंगा, बोलूंगा भाई तू सब काम करके दे दे, मेरे को गवर्नमेंट लाइसेंसिंग भी करके दे दे और मैं तेरे को तेरा जो कॉस्ट है वो दे। तो एज एन ईपीसी प्लेयर देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट। बट एक पेन पॉइंट भी है, ईपीसी प्लेयर को लेना पड़ेगा कि ही हैज टू कोऑर्डिनेट विद एवरी फ्रॉम द इंडस्ट्री। उसको पैनल कहीं से लेना पड़ेगा, इन्वर्टर कहीं से लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कहीं से लेना पड़ेगा, इंस्टॉलर्स लेने पड़ेंगे, लेबर जॉब करानी पड़ेगी और उसके बाद कस्टमर को बेसिकली प्लांट चालू करके देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। नेट मीटरिंग हुई तो नेट मीटरिंग करानी पड़ेगी, अगर पार्क्स में काम कर रहा है तो उसको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, आरओडब्ल्यू देना पड़ेगा। तो ये सब काम जब आप करोगे तभी आप एक ईपीसी प्लेयर बन पाओ। ईपीसी प्लेयर इज अ वन पॉइंट, आप एक उसको ऐसे समझ सकते हो कि वो एक वन पॉइंट सोल्यूशन है कि मैं आपका सारा लोड मैं ले रहा हूँ और मैं आपको प्लांट चालू करके दे। आपको सिर्फ जगह बतानी है एज एन इंडस्ट्री या एज अ रेसिडेंशियल ओनर और मैं सीधा सीधा आपका काम करके आपको एट द एंड फाइनल सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपको कुछ चीज डीआईवाई करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक हेल्प अवेलेबल है एट अ कॉस्ट। सो इसको इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, क्या लेट अस अज्यूम कोई सोलर इंडस्ट्री में किसी ने काम कभी नहीं करा। लेट अस अज्यूम कोई ज्वेलरी की कंपनी है, अब नाउ इट वांट्स टू एंटर सोलर इंडस्ट्री। सो आपके पास वो आके ये कर सकती है कि भाई हिमांशु जी हमें कुछ नहीं पता है सोलर के बारे में, आप एंड टू एंड आप प्रोजेक्ट डिजाइन करने से लेकर के उसका इंस्टॉलेशन करने से लेकर के उसको गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग करके जो भी नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग या कोई भी एक्टिविटी करनी है कनेक्टिविटी की, वो सब करके आप टर्न की करके हमें प्रोजेक्ट दे दीजिए। टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइडर है। वंडरफुल। एंटरप्रेन्योर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है तो कहां से स्टार्ट करें? सर बेसिकली तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो उसको नॉलेज लेनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ऑफ सोलर सिस्टम। अगर आपका डिजाइन ऑफ सोलर सिस्टम परफेक्ट होगा तो ही आप प्रोडक्ट को फाइनल स्टेज तक ले जा पाओ, वरना वो आरएनडी जैसा हो जाएगा कि केबल गलत यूज कर ली मैंने, ये गलत यूज कर लिया मैंने, पैनल ही गलत यूज कर लिया। देयर आर प्लेयर्स हु यूज सेकंड हैंड पैनल बिकॉज दे डोंट नो दिस इज सेकंड हैंड। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली कि आप लोग एनर्जी एफिशिएंस कंसल्टेंट भी हैं। इंदौर का एरिया जो है वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, उस एरिया में और पंजाब के एरिया में आप लोग एनर्जी एफिशिएंसी कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। सो ये एनर्जी एफिशिएंस कंसल्टेंट क्या काम करता है, उसका क्या रोल होता है? और कोई छात्र अगर बनना चाहे एनर्जी एफिशिएंसी कंसल्टेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो हाउ कैन ही बिकम? आई हैव आस्क्ड 2-3 क्वेश्चंस टुगेदर। सर बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट कंसल्टेंट क्या होता है कि कोई भी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे कहाँ पे एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं एंड कहाँ पे आप उसको प्लग इन कर सकते। बेसिक एग्जांपल की अगर आप सपोज आपका पीएलएफ जो प्लांट लोड फैक्टर होता है, आप इसको 1 पे ले आए तो यू गेट 7% रिबेट इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो इट। अगर आप जाते हैं उसको बोलते हैं कि भैया आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, 40-50 हजार रुपए लगेंगे आपके, 1 घंटा आपका प्लांट बंद रहेगा और आपको जो बिल है सपोज 10 लाख का बिल है, 70,000 रुपए महीने की आपको सेविंग, तो उसका पे बैक लेस देन 1 मंथ है। ये जो गैप्स हैं छोटे छोटे, जहाँ पे जैसे स्टीम वेस्ट हो रही है तो आप स्टीम लाइन डलवा सकते हैं। अगर स्टीम ह्यूज अमाउंट में आ गई तो इवन आप टरबाइन चला सकते। छोटे छोटे इश्यूज हैं, उनको अगर आप प्लग इन करेंगे और एक इंडस्ट्री को एनर्जी एफिशिएंट बना देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट है वो बहुत बचने लग जाएगी और उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट भी बचेगी। दोनों कॉस्ट बचेगी, वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वो जो फ्यूल यूज कर रहा है वो बचेगी और फिक्स्ड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर बचेगी। क्योंकि बेसिकली उसको क्या करना पड़ रहा है, अभी क्या करना पड़ रहा है, भैया यहाँ आदमी मत बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टीम आती है, ये बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, कम आ रहा है, आदमी को भेजो। नॉर्मल बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं इंडस्ट्री में जहाँ पे कि ऐसी बहुत सारी कॉस्ट है जिनको आप अवॉइड कर सकते। बाय गिविंग अस अ कॉस्ट वी विल डू अ सिनेरियो वेयर व्हाट
efficiencies of scale we can generate by plugging loopholes that are there within your industry. हम सजेशन देंगे, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको हमारे थ्रू इम्प्लीमेंट कराना है तो हम हमारे थ्रू भी इम्प्लीमेंट करा देंगे, और अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री को लगता है कि वो खुद कर सकते हैं बिकॉज दे नो बेटर, तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, सब पूरी इंडस्ट्री आपको घूमनी पड़ेगी, एक इंडस्ट्री, तब जाके आपको बेसिकली उसके बहुत लूपहोल्स पता लगेंगे। बिकॉज इन इंडिया industry is driven by production and sales. They are not driven by any energy efficiencies or R&D. अब मेजर कोई भी, आप भी इतनी इंडस्ट्री गए होंगे, उनका एक ही फोकस रहता है कि माल बन जाए और माल बिक जाए। राइट, टॉप लाइन पे फोकस होता है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन। बॉटम लाइन बहुत बाद में आता है, सबसे पहले टॉप लाइन और उसके बाद प्रोडक्शन। तो हिमांशु जी, बहुत किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको MSI करना होता है। देयर शुड बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर किसी ने एक ही पे फोकस करा तो एंटरप्रेन्योर में बहुत दिक्कत होगी। तो इसको 5, 6, 7, 8 प्रोडक्ट्स आपके पास साथ में आने चाहिए। और इफ यू आर डूइंग अ सोलर बिजनेस, देन दिस एनर्जी एफिशिएंसी कंसल्टेंट इज वन मोर बिजनेस व्हिच यू कैन डू विथ योर सोलर बिजनेस। द रीजन बिहाइंड दिस, यू आर विजिटिंग एन इंडस्ट्री एज इट इज। अगर आप उसको थोड़ा बता देंगे और बोलेंगे कि मैं आपको एनर्जी कंसल्टेंसी भी दे दूंगा और आपकी कॉस्ट बचा दूंगा, हो सकता है आपको पहले एनर्जी एफिशिएंट कंसल्टेंट का रोल मिल जाए और उसके बाद ईपीसी प्लांट मिल जाए। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको आप किस तरह से उसके मल्टीपल प्रोडक्ट बना के आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो तो एज अ बिजनेस आपको देखना ही पड़ेगा। जनरली ये बोलते हैं कि जैसे इफ यू वांट टू मेक अ कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल, तो देयर आर 2 वेज ऑफ मेकिंग इट। वन इज इंप्रूव द टॉप लाइन, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओ, ज्यादा सेल्स होगी तो अपने आप ही रेवेन्यू ज्यादा आएंगी। दूसरा है इंप्रूविंग बॉटम लाइन, विच मींस कि इफ यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। तो आपने मान लो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर लिया अपना, या जो भी आप वेंडर से चीजें ले रहे हो उस कम चीजों में या कम मैन पावर में आपने प्रोड्यूस कर लिया, इंप्रूविंग योर बॉटम लाइन। पर दोनों केसेस में द कंपनी, योर कंपनी बिकम्स प्रॉफिटेबल। वन थिंग विच हैज बिकम वेरी पॉपुलर अक्रॉस इंडिया इज टू बिकम अ सोलर प्रोडक्ट ट्रेडर। एंड सोलर प्रोडक्ट्स अभी बहुत सारे आ गए हैं, क्योंकि मैंने एक चीज और देखी कि आपने बहुत इनोवेटिव कैप्स डिजाइन करे हैं जो आपको, आप उनको बोल सकते हो कि वो अवेयरनेस वाले प्रोडक्ट। आज आप कैप पहनेंगे, हर आदमी पूछेगा यार ये कैप चल कैसे रही है, तो एक अवेयरनेस आ रही है इंसान में कि नहीं यार सोलर से चल। हो सकता है उसकी लाइफ में आज बदलाव नहीं आए, वो आज सोलर नहीं देख पाए बिकॉज उसके लिए अभी सोलर कॉस्टली हो सकता है, लेकिन कहीं जाएगा तो बोलेगा यार लाइट में एक काम करता हूँ, सोलर वाली ले लेता हूँ, व्हाई शुड आई गो फॉर नॉर्मल लाइट। या जो लैंटर्न लेने गया बोले यार सोलर वाला ले लेता हूँ। एटलीस्ट उसकी लाइफ में और इंडस्ट्री में और आपके एनवायरनमेंट में इतना तो बदलाव हम कर ही सकते हैं कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अगर हर आदमी लेने लग जाए तो एटलीस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है, जो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, उनको एटलीस्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट भी उससे रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, कार्बन फुटप्रिंट से ये चीज मुझे याद आई कि जब यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशन हो रहा था कॉप में, तो फाइनली ये पता चला कि 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज आर एमिटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी। सो जब 70% एनर्जी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन से ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हो रही हैं, तो अगर हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड सोलर, दैट विल बी ग्रेट। बट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों को हमें अवेयर कराना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अब धीरे धीरे हमसे नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप लेगी। और ये जो आप सोलर कैप की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो सोलर कैप का प्रैक्टिकल यूटिलिटी कम हो, पर अगर हम बच्चों में इंटरेक्शन बच्चों के साथ करना चाहते हैं, उनको सिंपल वे में क्लाइमेट चेंज के इंपॉर्टेंस समझाना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे कि सोलर कैप हो गया, वो बहुत काम आएंगी। इसी में आपके भी एक बहुत होनहार आपका बेटा है ध्रुव धाकड़। ध्रुव धाकड़ ने 2-3 किताबें भी लिखी हैं जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रेकमेंड करी हैं। सो आप थोड़ा ध्रुव धाकड़, एंड उसकी एक वेबसाइट भी है dhruvdhakar.com। So if any of the viewers want to understand what Dhruv is doing, please go to dhruvdhakar.com। and आप बताइए ध्रुव धाकड़ ने क्या क्या काम करे। देखिए, ध्रुव बीइंग माय सन, अच्छा तो लगता है कि ध्रुव ने बढ़िया बड़े बड़े काम किए हैं। सर 3 बुक्स लिखी हैं उसने अभी तक। पहली बुक थी उसकी जर्नी थ्रू माय ड्रीम, दूसरी थी कैस्पियन दैट फ्लाइज, और तीसरी है ट्री ऑफ लाइफ। ये तीनों नॉवेल्स हैं जो कि फिक्शन जॉनर पे लिखी है। एट द एज ऑफ 10th he published his first book, Journey Through My Dream। वो जो की बुक थी उसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज, मैं आपको भी भेजूंगा, आप पढ़िएगा। शॉर्ट स्टोरीज हैं। Then he became serious about writing। के अलावा he has been ranked 1 in English Olympiad। और MPPSC में हमें तो किसी ने भेजा था सर, हमें तो पता भी नहीं था कि उसके MPPSC में there is a question for Dhruv who has been ranked first among English Olympiad in MP। और उसके अलावा उसके बुक्स
उसके रेफरेंसेस भी हैं कुछ बुक्स में. दिस इज अ सुपर अचीवमेंट. लेट्स होप व्हाट इट डज इन फ्यूचर. वो सोलर सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है. सो विद दिस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर. स्टार है ना, ध्रुव स्टार. ध्रुव तारा. सन भी एक तारा ही है, और ध्रुव तारा तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एंशिएंट टाइम में आप डायरेक्शन देखते थे वो ध्रुव तारा ही दिखाता था हमें रास्ता. सो एक चीज और है कि सोलर वाटर हीटर्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और थैंक्स टू द योर कंपनी एंड अदर कंपनीज जिन्होंने क्लाइंट्स को समझाया है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उनको ये बताया है कि आप अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, और आपकी जो एनर्जी सेविंग्स होंगी वो 60, 70, 80 आप ज्यादा बता पाएंगे, पर बहुत मैसिव एनर्जी सेविंग्स होती है सोलर वाटर हीटर से. सो ये सोलर वाटर हीटर एग्जैक्टली है क्या? इट इज नॉट वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट. रेसिडेंशियल में 10 to 15 to 50,000 के बीच में लग जाता है इफ यू डोंट हैव अ प्रेशर पंप. कमर्शियल इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो कॉपर बेस्ड सिस्टम लगेंगे, यहाँ पे 85 डिग्री तक वाटर जो है आप सोलर वाटर हीटर के थ्रू ले सकते हैं. और बैलेंस सिस्टम जो है, जो स्टीम जनरेशन है, वो आप आपके फॉसिल फ्यूल से कर सकते हैं, जो आप जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं. अभी क्या होता है सर कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं दे आर ईदर यूजिंग बायोकोल और कोल और वुड. ये 3 प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो पानी गर्म करने के लिए. अदर देन जो प्रोसेस में हीट हो रहा है, जैसे डिस्टिलरी यूनिट है तो वहां प्रोसेस में ही पानी बन रहा है तो अलग बात है. लेकिन अगर आप नॉर्मल इंडस्ट्री देखो तो वो क्या करता है, बॉयलर लगाता है और उसके अंदर जो है बायोकोल डालता है या कोल डालता है या लकड़ी डालता है, और उसके बाद उसको पानी गर्म करते हैं. हम बोल रहे हैं कि आप इतना करो ही मत. आप 85 डिग्री तक का पानी तो सोलर से ले लो, उसके ऊपर का जो आपको पानी एटन, और उसका पे बैक अगर आप देखेंगे एवरेज, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से देखें तो 6 महीने में आता है, और कोल या बायोकोल से देखेंगे तो करीब करीब साल भर में आता है, अगर उसमें आप डेप्रिसिएशन ना जोड़ें. अगर डेप्रिसिएशन बेनिफिट अगर आप जोड़ लेंगे, जो कि 40 to 60% होता है बेस्ड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इन द फर्स्ट ईयर, और 3 साल में उसकी सेविंग क्लोज टू कैश सेविंग आती है 30% ऑफ योर टोटल कॉस्ट. वो अगर पे बैक आप देखेंगे तो इट इज लेस देन अ ईयर यू गेट व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड, और उसकी लाइफ इज 25 इयर्स होती है सिस्टम. आप कोई 3 इंस्टीट्यूशन का नाम बता सकते हैं जिनमें आपने लगाया है? टाटा इंटरनेशनल में पर डे, इसके अलावा पीछे राज पायनियर है वहीं, और डीएवीवी अगर आप जानते हो, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय. तो फॉर द व्यूअर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की यूनिवर्सिटी है. इट इज, वो हमारी माँ भी है. हम सब जितने भी इंदौर वासी हैं उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है. आपने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सोलर वाटर हीटर्स लगाए हैं, जैसे कि टाटा की आपने बात करी, डीआईजीओ की बात करी. लेकिन अगर जैसे समझ लीजिए छोटा एंटरप्रेन्योर्स है, छोटी फैक्ट्री है, और उसके पास हो सकता है कि फंड्स उस वक्त नहीं हो, रेट ऑफ आरओआई तो बहुत अच्छी है, उसको भी समझ में आ रहा है कि सब बढ़िया है, इवन मैं बैंक से लोन लेके भी अगर करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन अगर कोई ऐसा आपके पास रेंट मॉडल है तो आप मुझे बताइए, जिससे, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि आप अगर किसी के पास फाइनेंशियल इशू है तो वो भी आप रेंट मॉडल में भी लगा सकते हैं. तो ये रेंट मॉडल है क्या, और ये कैसे वर्क करता है? इसके अंदर 2 मॉडल हमने बनाए हैं डिफाइन. जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो तो आप बोल सकते हैं क्रिसिल रेटेड इंडस्ट्रीज है, A+, AA+, उनको सेविंग बुक बेस्ड मॉडल में हम लोग काम करते हैं उनके साथ. वी पुट अ सिस्टम देयर, जो भी उनकी सेविंग होगी उसका 40 to 50% हम लोग लेंगे, 40 to 50% उन्हीं को जाएगी. सेविंग होगी उसको हम शेयर कर लेंगे. शेयरिंग क्या है, सपोज मैं 8,000 रुपए आपके बचते हैं तो 4,000 आप मुझे दे दीजिए, 4,000 आप रख लीजिए. अजीम कीजिए 50 लाख का सिस्टम आप लगाना चाहते हैं, आप 3 साल में मुझे पैसा देना चाहते हैं, तो मैं 3 साल का रेंट अब एक मॉडल डिसाइड कर लूंगा और वो उस रेंट फिक्स लूंगा. जो भी मेरा रेंटल होगा वो आपकी सेविंग से लेस. ऑलराइट, तो 2 मॉडल्स हो गए हैं. एक तो व्हाटएवर सेविंग द कंपनी इज डूइंग, सो इफ देयर इज अ लार्ज कंपनी, इफ इट इज डूइंग सम सेविंग्स, सो मे बी 50-50%, और जो भी अमाउंट डिसाइड हो वो आप शेयर कर लेते हो, और अल्टीमेटली वो पैसा आपका आपका भी निकल जाता है, और ग्रीन हाउस गैसेस भी कम हो जाती है एनवायरमेंट से. और दूसरा मॉडल ये फिक्स्ड रेंट मॉडल, जहां पे यू टेक अ फिक्स्ड रेंट मॉडल फॉर 2-3-4 years, जो भी टेन्योर है, एंड आफ्टर दैट सिस्टम इज नाउ ट्रांसफर्ड टू द कंज्यूमर. तो ये तो विन विन सिचुएशन है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है. सो ये जो सेकंड वाला ये फाइनेंसिंग मॉडल है, सर मोर और लेस अब फाइनेंसिंग होती, पहले होती नहीं थी, बट अब फाइनेंसिंग भी हो जाती है अगर आपके सिबिल ठीक ठाक है. अराउंड 700 सिबिल है. कोई हमारा डायलॉग सुन के सोचे वाटर हीटर लगाना है मुझे, तो बैंक में जा करके वो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और अगर वो लोन लेगा और जो इंटरेस्ट आएगा और जो उसकी रिकवरी या सेविंग्स होगी, क्या वो वाइबल फाइनेंशियल मॉडल है? सर बिल्कुल वाइबल फाइनेंशियल मॉडल है वो. अगर आप देखेंगे ना, 5 से 7 साल का आपका लोन कोई भी बैंक दे देती है. अगर कीजिए 10 लाख का लोन है, आपको 5 साल टेन्योर मिला, तो आप एवरेज मान लीजिए आप 3 लाख पे करेंगे.
पर एक साल में ही पूरा 10 लाख रिकवर हो जाए। इससे अच्छी बात क्या है भाई? हाँ, तो वही होता है कि आप बेसिकली 15 या 20 लाख पे कर दें, तब तक आप 30 लाख निकाल चुके हो। विन 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 सिचुएशन है। तो हाँ, भाई वो आप, हाँ, एज अ सोलर एंटरप्रेन्योर आपके लिए आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आपको अपनी रेम्यूनरेशन भी मिल रही है, एज अ कंपनी एज अ क्लाइंट उनकी एनर्जी सेविंग्स हो रही है, और 1-2 साल नहीं, अगले 20-25 साल तक एनर्जी सेविंग्स हो रही है, और क्लाइमेट चेंज को भी फायदा हो रहा है जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस कम निकल रही हैं, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सो वेस्ट टू एनर्जी की बहुत चर्चा होती है। ये बायोमास गैसिफायर क्या होता है? वेस्ट टू एनर्जी किस तरह से वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और कौन से प्लांट्स आपने लगाए हैं? फूड बेस्ड बायोमास है, या राइस हस्क है, या फूड का भूसा रहता है, वो इस टाइप की जो चीज है, उसको आप बेसिकली क्या करते हैं कि उसको जलाते हैं, एक उसको उसको कंबशन करते हैं, मीथेन बनाते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको डायरेक्टली इधर आप थर्मल पावर प्लांट, थर्मल में दे देते हैं, या फिर आप इंजिन में देके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये जो मॉडल है ना सर, बायोमास गैसिफायर, यहाँ पे आपका जनरेशन 24 आवर्स हो सकता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट है। अब आपके यहाँ सपोज कीजिए, आपने सुना होगा बगास बेस्ड प्लांट्स आए बहुत सारे शुगर इंडस्ट्री में, ये भी एक तरह के बायोमास गैसिफायर्स हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बगास जो आपका वेस्ट है उसको इंसिनरेशन करते हैं, उससे मीथेन बनाते हैं, उसका कंबशन करते हैं, सीधा इंजन में डाल देते हैं। ऑल राइट, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी थी कि सीएसआर एक्टिविटीज में आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, जहां पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई पावर कंपनी है और अदर भी कंपनीज हैं, जहां पे अंडर द कंपनीज एक्ट जो 7th शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का, वो ये प्रोवाइड करता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एवरी इंडस्ट्री हैज टू स्पेंड इन सीएसआर एक्टिविटी, और अगर वो परसेंटेज नहीं भी है तो इट इज बेटर that they you should have good public relation with people and the community। उसके लिए एक जो प्रोजेक्ट आपके पास है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट है, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैक्सिमम कहा जाता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो अनक्लीन या रॉ वाटर पीने से भी हो जाती हैं। सो ये क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह से सीएसआर एक्टिविटी में इंक्लूड करा जा सकता है, और कंपनीज आपको किस तरह से अप्रोच कर सकती है, ये आप थोड़ा बताइए। हमारा इनिशिएटिव है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ पे आप, गवर्नमेंट तो प्रोवाइड करा ही रही है पानी हर जगह, बट पानी पहुंच नहीं पाता है। ऐसे कई ट्राइबल रीजन्स हैं, कई एरियाज हैं, आपने देखा होगा हैंडपंप्स हैं कई जगह, लेकिन हैंडपंप में पानी नहीं आता, या हैंडपंप बहुत दूर है, तो वहां तक पानी कैसे जाएगा? वहां तक मतलब वो वहाँ हैंडपंप प्रोवाइड कर देते हैं, बोले हैंडपंप से पानी ले लो। अब जो 25 घर हैं, 50 घर हैं, 50 हट्स हैं, 25 फिर वो 1 किलोमीटर वॉक करके जाएंगे पानी लेने के लिए। हाँ, वो 1 किलोमीटर वॉक करके जाएंगे। उससे बेटर क्या है कि हम एक स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड कर दें। वो जो पंप जो है, सोलर का पंप होगा, उसके ऊपर 1000, 2000, 5000, 10,000 लीटर का टैंक लग जाएगा, आरओ बेस्ड सिस्टम बन जाएगा, नीचे आरओ लग जाएगा, और नीचे जैसे अपना पानी का प्याऊ होता है वैसे जनरेट हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अज्यूम कीजिए, आपने बोला कि चलो मेरे पास ड्रिंकिंग वाटर तो है, लेकिन गाय भैंस को पिलाने का पानी नहीं है, तो आप प्याऊ बना लीजिए, आरओ मत लगाइए, पूरा सिस्टम लग जाएगा। और बेसिकली क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी के ऊपर पैनल लग जाएगा, उसी में टंकी आ जाएगी, उसी में आरओ आ गया, उसी में नल आ गए, सब कुछ तो उसी में आ गया। तो हमने पूरा सिस्टम बनाया है। अप्रोच करना चाहती है हमें तो डायरेक्टली भी कर सकती है, और हम भी अप्रोच कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, मेरा खुद का पर्सनल हिमांशु धाकड़ के नाम से, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपना लिंक मुझे दे दीजिएगा, और मैं ये लिंक डाल दूंगा इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और जो वेबसाइट्स हैं वो भी मैं YouTube के चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो किसी को भी हिमांशु जी से कनेक्ट करना है तो उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी और उनकी कंपनीज के लिंक, वेब लिंक्स अवेलेबल होंगे। यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड कनेक्ट विद हिमांशु जी डायरेक्टली। एक्चुअली ना हिमांशु जी, मैंने ये देखा है कि जो गर्मियों में हम लोग तो घर में बैठ के पानी पी लेते हैं, पर जो हमारे गाय, भैंस और बछड़े और बकरियां हैं, जैसे मान लो फार्म हाउस है या फार्म है, वहां पे उनको बड़ी, मुझे पता नहीं कि जब नदी सूख जाती है और तालाब सूख जाता है उनको कितनी तकलीफ होती होगी। अगर इस तरह का जो सिस्टम है सीएसआर में एक रिमोट एरिया में भी बना दिया जाए, जहां पे ज्यादा मवेशियों, गाय, ये पूरे गांव के लिए काम आएगा। ये आते जाते गांव में क्या होता है, जनरली सुबह सारे मवेशी जाते हैं, एक चरवाहा लेके जाता है और फिर वापस उसी रूट से वापस आते हैं। अब उस रूट में अगर
कहीं पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन में कोई CSR एक्टिविटी करना चाहिए, इंसानों के लिए तो बहुत अच्छा है, वो करना ही चाहिए। पर जो हमारे गाय बछड़े मवेशी हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली उनका दूध भी ज्यादा होगा और वो हेल्दी भी ज्यादा रहेंगे और बेटर भी रहेंगे। तो मतलब ये 3-4 मॉडल्स हो सकते हैं CSR के। एक मॉडल, लेट अस अज्यूम बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे 100 200 300 एम्प्लॉइज हैं, तो एक सिस्टम वहां पे लगाया जा सकता है, हैंडपंप रिप्लेस कर दो वहां। दूसरा, जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे पानी की कमी है या जहां लगता है, और यह रास्ता है कोई जहां पे बहुत सारे ट्रैफिक होता है, या कहीं मान लो कोई मेला हो रहा है बहुत बड़ा और कॉन्फ्रेंस हो रही है। सो इंडिया इज तो एक्सपर्ट इन कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंस। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस कुंभ मेला इंडिया में होता है। मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, हर 4 साल में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां करोड़ों लोग इकट्ठे होते थे। और छोटे छोटे मेले तो हर गांव में होते हैं, तो उस जगह पे भी अगर ये सिस्टम लगा दिया जाए तो वो बहुत काम का रहेगा।